नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम्ब लॉ। तो कूलाम्ब लॉ देखो एक्चुअली बोलता क्या है। कूलाम्ब लॉ बोलता है यदि कोई चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है कोई Q2 और ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है R। देखो, यदि दोनों सिमिलर चार्ज होंगे मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। यदि दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। यदि मान लिया हमने कि दोनों पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को इस साइड क्या करेगा, रिपल करेगा। ऐसे ही Q2 भी क्या करेगा, Q1 को इस साइड रिपल करेगा। तो रिपल करने में किसी फोर्स से रिपल करेगा। तो कूलाम्ब लॉ हमारा बोल बताता है कि फोर्स कितना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, कूलाम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के। ठीक है। मींस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कूलाम्ब लॉ क्या बोलता है कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फिर चाहे वो रिपल्सन का हो या फिर अट्रैक्शन का हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो यदि दोनों चीजों को हम कंबाइन कर दें तो ये कुछ ऐसा हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके। यदि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वो फोर्स है जो क्या होता है, जिस फोर्स से अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। मींस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के। इसलिए हम पहली बार में क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन कर लिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन में लगाया के। अब ये क्या के क्या होता है, तो के जो होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूमेरिकल में वैल्यू डायरेक्ट यूज होगी तो के की वैल्यू याद रखना है। ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कंबाइंड किया, प्रोपोर्शनलिटी लिखा। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। अभी थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो जो K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट था, इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस या फिर बोला जाए वैक्यूम की। अब देखो, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू डाली है। 4 की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, 9 × 10⁹ की वैल्यू डालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू आएगी। कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखनी है। अब देखो, हमेशा क्या होगा, हमेशा जरूरी थोड़ी है कि चार्ज हमेशा फ्री स्पेस या वैक्यूम में रहे। कभी कोई और मीडियम भी होगा। तो किसी दूसरे मीडियम की यदि हम बात करें, मान लो कोई और मीडियम में, तो किसी और मीडियम की परमिटिविटी के लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट। किसी और मीडियम की परमिटिविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या कितना होता है, ये के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब जब चार्जेज हमारे वैक्यूम में थे तब हमने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब यही चार्जेज, इसके लिए फॉर्मूला क्या बना हमारा, F इक्वल टू के की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब यही चार्जेज किसी और मीडियम में होंगे तो उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके। और ये जो परमिटिविटी होती है ये होती है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब ये के क्या होता है, के क्या होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के अलग है, और यहाँ फॉर्मूले वाला जो हमने लिखा था के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं कि k कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक्चुअली k बताता क्या है? k एक्चुअली हमें ये बताता है कि कोई भी मीडियम होगा, चाहे एयर होगा, चाहे वाटर होगा, उसमें से कितनी क्या हो सकती है, कितना वो कंडक्टर की तरह काम करेगा और कितना इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो k की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? वैक्यूम के लिए। k की वैल्यू लगभग 1 होती है एयर के लिए। k की वैल्यू लगभग 80 होती है किसके लिए? वाटर के लिए। तो k एक्चुअली बताता क्या है कि कौन कोई मीडियम कितना इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा और कितना किसकी तरह वर्क करेगा? कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो देखो, यदि हमने ये दोनों चार्ज हमारे किस में थे, जब हमारे मीडियम में थे, वैक्यूम में थे, तब हमने फॉर्मूला लिखा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि यही दोनों चार्ज किसी और मीडियम में होंगे, यदि किसी दूसरे मीडियम में होंगे, तो देखो एप्सिलॉन की वैल्यू तो बदल जाएगी, तो फोर्स भी बदल जाएगा। तो मान लो दूसरे मीडियम में का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ k है, और ये है k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी कितनी है उस मीडियम की? एप्सिलॉन। तो इस केस में मान लो जो फोर्स है एफ डैश से हम रिप्रेजेंट करें, तो हम फोर्स लिख देंगे कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इस बार क्या डालेंगे? एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो किसी और मीडियम में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। अब यदि हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें, तो एफ डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रख देते हैं k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो चीज लिखी हुई है, ये पूरी हमारे f के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो एफ डैश है ये एफ अपॉन के बराबर होगा। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। याद रखना है, क्या याद रखेंगे कि मान लो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? वैक्यूम पे जितना फोर्स लगता है उससे के टाइम्स कम लगेगा, मींस डिवाइड बाय के हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ। फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं। इस लॉ पे हमने क्या क्या पढ़ा? इस लॉ पे हमने ये पढ़ा कि जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, ये दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के आता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू यदि हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा फोर्स आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि किसी दूसरे मीडियम की बात करें तो उसकी परमिटिविटी को यदि हम एप्सिलॉन बोलें, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के क्या है? के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, के की वैल्यू लगभग 1 होती है किसके लिए? एयर के लिए, लगभग 1। ठीक है, और k इक्वल टू 80 होता है वाटर के लिए, लगभग 80 होता है। ओके, किसी बुक में 81 भी दिया हो सकता है। इसके बाद हमने देखा, ये हमने वैक्यूम के लिए तो कूलम्ब लॉ का फोर्स लिखा, किसी और मीडियम के लिए क्या होगा? तो किसी और मीडियम के लिए क्या होगा? यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन लिख देंगे। ठीक है, और एप्सिलॉन की जब हम वैल्यू डालेंगे k अपॉन k इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो हमें पता चलेगा किसी और मीडियम में फोर्स कितना होता है? k टाइम्स कम होता है। तो ये था हमारा कुछ कूलम्ब्स लॉ। ओके, अब इसके बारे में दूसरी चीज क्या है कि इसका वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन भी हमारे सीबीएसई में आ जाता है। तो वेक्टर फॉर्म का भी हमें डेरिवेशन करना है। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। मीन्स 11th में तो हमने पढ़ा था, पर थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी? वेक्टर की। देखो, मान लो ये हमारा एक्स एक्सेज है और ये हमारा वाई एक्सेज है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई।
तो इस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या कहलाया हमारा? पोजीशन वेक्टर कहलाया। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें फिजिक्स में काम आएगी, बेसिक 11th की, तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आर क्या कहलाया? पोजीशन वेक्टर। आर की वैल्यू कितनी होगी? आर को हम बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप क्या बताता है कि एक्स डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है, वाई कैप क्या बता जे कैप क्या बताता है कि वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है। वहीं पर यदि हम आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? उसके एक्स वाले कंपोनेंट को स्क्वायर कर देंगे और वाई वाले कंपोनेंट को स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो ऐसे क्या निकल आएगा? हमारा मैग्नीट्यूड निकल आएगा किसी वेक्टर को। हमने क्या सीख ली? पहली चीज तो पॉइंट से वेक्टर लिखना। दूसरी चीज क्या सीख लिया? उसका मैग्नीट्यूड लिखना। तीसरी चीज हमें पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? 1 है, और उसकी डायरेक्शन आर वेक्टर जैसे। मीन्स आर वेक्टर की डायरेक्शन तो है पर मैग्नीट्यूड केवल एक यूनिट है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर कैप से। ये कैसे निकालते हैं? मान लो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही आर वेक्टर को यदि हम आर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर केवल हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ये थोड़ी बहुत चीजें हैं वेक्टर के बारे में पता होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो यहाँ पर है एक्स आई कैप और यहाँ पर है वाई जे कैप, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है 1,2। ठीक है, तो यदि मैं पूछूंगा कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो तुम बोलोगे 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। यदि मैं पूछूंगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम इसके x के कंपोनेंट को स्क्वायर करोगे और y के एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे और जोड़ दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? √5। यदि मैं बोलूंगा इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होगा और डायरेक्शन यही होगी, तो वो कैसे निकालेंगे? वेक्टर जो था हमारा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, उसमें से हम इसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ वेक्टर के बारे में चीजें। एक और चीज हमें पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, मान लो हमें दो वेक्टर दिया है। पहला वेक्टर है हमारा कुछ ऐसा, दूसरा वेक्टर है हमारा कुछ ऐसा। ये है कोई पॉइंट ए, ये है कोई पॉइंट बी। ए वेक्टर का जो हमारा डायरेक्शन वेक्टर है वो है ए वेक्टर R1 वेक्टर, और जो बी का है वो है R2 वेक्टर। ठीक है, तो यदि हम कुछ बोलें कि RAB, मतलब ये वाला वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो देखो बी में से ए को माइनस कर देंगे, ए और बी की जगह इसको 1 और 2 मान लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छी से हो जाएगा। मान लो ये है क्या हमारा पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2। अब हमें 1 से 2 की तरफ यदि कोई वेक्टर हमने बोला आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर कैसे आएगा? ये R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब सेकंड वेक्टर में से हमने फर्स्ट वेक्टर को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये क्या कह दिया हमने? RAB वेक्टर मतलब बी में से 1 को क्या किया? माइनस कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब अपन कूलाम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो देखो कूलाम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें हमने लिया ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये हमने वाई एक्सिस थी। यहाँ पर हमने कोई चार्ज लिया Q1 और यहाँ पर हमने कोई चार्ज मान लिया Q2। मान लो जो Q1 चार्ज है हमारा इसका R1 पोजीशन वेक्टर है, और जो Q2 चार्ज है हमारा इसका R2 पोजीशन वेक्टर है। ओके, अब देखो जो Q1 चार्ज है यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 को कुछ इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, वहीं पर जो Q2 चार्ज है Q1 पे क्या लगाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या रिपल करेंगे। तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस हमें कूलम्ब लॉ में लिखनी पड़ती थी, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे आता है? मान लो इसको मैं R21 वेक्टर बोल दूं तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर। ये चीजें हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ी। अब हम कूलम्ब लॉ पे आते हैं। तो देखो भाई कूलम्ब लॉ ने हमें सिखाया था कि किसी भी चीज के फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1
इंटू क्यू टू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो, इसका मैग्नीट्यूड में आर बोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। अभी देखो हमने केवल मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन नहीं बताई। तो मान लो डायरेक्शन के लिए हम एक F21 फोर्स डिफाइन करते हैं। F21 फोर्स किसे डिफाइन करते हैं, Q1 QT पे इतना फोर्स लगा रहा है, मीन्स फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो Q2 Q1 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स को डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया, मैग्नीट्यूड क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर कैप। आर कैप यहाँ पे क्या है, हमने देखा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, केवल और केवल डायरेक्शन बताता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, यदि हम इसका फॉर्मूला रखें तो देखो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पिछली साइड में देखा था, कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। मतलब उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड है, ये आर स्क्वायर आर तो मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। आर वेक्टर हमारा किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर। तो इसके मैग्नीट्यूड में भी क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। तो ये क्या आ गया हमारा, कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो F21, ये F21 आ गया हमारा ऐसा। ठीक है, अब मान लो हमें F12 निकालना है। क्या निकालना है, F12। यहाँ पर कर देता हूँ अगले पेज में। तो F12 कितना होगा, क्या कोई बता पाएगा क्या, F12 होगा फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, जितना Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा था उतना ही लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये डायग्राम में देखो, इसकी डायरेक्शन बस इस तरफ होगी, एक की इस तरफ थी तो दूसरे की इस तरफ होगी, पर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इस फोर्स की वैल्यू लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर का वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर। और वैल्यू डालेंगे तो इस बार डायरेक्शन बस उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब को क्या लिख देंगे इस बार, R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन बस अपोजिट रहेगी, लगेगा सेम। ठीक है, इस बेसिस में हम एक दो चीजें और बोल सकते हैं कि जितना हमारा F21 वेक्टर आया था, ये क्या है, -F12 के बराबर आया, क्योंकि एक की डायरेक्शन इस तरफ है R2 माइनस R1। ठीक है, दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है R1 माइनस R2। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस अपोजिट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये किसको फॉलो करता है, ये एक्शन रिएक्शन वाले लॉ को, हमारे न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं कि एक का फोर्स इस तरफ तो दूसरे का फोर्स इस तरफ। ठीक है, दूसरी चीज क्या हमें याद रखनी है, ये जो फोर्स है, ये एक पॉइंट, दो पॉइंट चार्जेज के लिए, दो पॉइंट चार्जेज के लिए हैं। तो हम पहले दूसरी चीज इनके बारे में ये भी बोल सकते हैं, ये कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। क्यों, ये एक फोर्स से दूसरे फोर्स की जो ज्वाइनिंग वाली लाइन होती है उसमें लगते हैं, तो ये कैसे हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे दो डेरिवेशन और कुछ वेक्टर्स की चीजें। ये वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन सीबीएसई में आ जाता है, आप लोग पीवाईक्यू कभी ओपन करके देखोगे तो इस ये पता होना चाहिए। ठीक है, कूलाम लॉ की कुछ लिमिटेशन मान लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, जो जो चीजें हमारी थ्योरी पे लिखी हुई थी वही चीजें क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। देखो क्या क्या लिखा था थ्योरी में, थोड़ा सा देखते हैं, बहुत सारा हो गया क्या। हाँ, थ्योरी में लिखा था ये पहली चीज तो स्टैटिक, इसके लिए स्टैटिक के लिए पहली इनकी लिमिटेशन क्या हो गई, कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तभी कूलाम लॉ वैलिड है। दूसरी चीज क्या लिखी है, पॉइंट चार्ज।
मतलब ये लॉ केवल किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड है। और तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम किस में पढ़ेंगे? न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। फिर भी न्यूक्लियर फोर्स इन्हें पकड़ के रखा है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाया। असल में न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगभग 100 गुना होता है। तो इसके बीच की डिस्टेंस, 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है, ये न्यूक्लियर साइज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियर साइज़ कितनी होती है? लगभग 10 टू पावर -15 मीटर, ठीक है? तो इससे यदि कम पास हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा। फिर तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियाई के अंदर क्या करता है? बहुत सारे प्रोटॉन को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है? तो ये लॉ कभी तभी वैलिड है जब पहली चीज़ चार्ज क्या हो? रेस्ट पे हो। दूसरी चीज़ पॉइंट कैसे है? पॉइंट चार्जेज हो। तीसरी चीज़ क्या? उनके बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियर साइज़ से ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ कूलाम्ब लॉ, फिर उसका वेक्टर फॉर्म और उसकी लिमिटेशन, ठीक है? अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके फॉर्मूला वगैरह, डेरिवेशन वगैरह याद कर लेना। ठीक है? समझ लेना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।